हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक और डरावनी कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। वैसे आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे कर ले, ताकि हमारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। और अब ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। रात के 12 बजे असम शहर के एक छोटे से गांव के अंदर किसी के जोर से घबराहट भरी आवाज़ सुनाई दी। वो लाल साड़ी वाली प्रेतनी यहाँ ना भटकती हो। ये उसी गांव में रहने वाला एक आदमी था जो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था घर आने में। इस वक्त उसके आसपास दूर दूर तक काले घने अंधेरे के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। तभी अचानक से कोई उस आदमी की आंखों के सामने तेज हवा का झोंका बन के गुजर गया, जिसे महसूस करके उस आदमी की आंखें हैरानी से छा चुकी थी। उस आदमी ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे इस सुनसान रास्ते से जल्दी से बाहर निकलना चाहिए। कई लोगों का मानना है कि यहाँ आधी रात अकेले बाहर रहना उचित नहीं है। वो आदमी खुद से बात कर ही रहा था, अचानक उसकी आंखों के सामने फिर से किसी औरत के चूड़ी और पायल की आवाज़ सुनाई दी। शायद उस आदमी के अलावा भी कोई सुनसान रास्ते पर मौजूद था, पर वो आदमी इस पर ध्यान नहीं देना चाहता था। इसीलिए वो तेज़ कदमों से घर की तरफ जा रहा था, लेकिन बार बार उसके कानों में अजीब सी आवाज़ के साथ फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई औरत उस आदमी को बुला रही हो। अचानक उस आदमी को अपने से कुछ दूरी पर एक पेड़ दिखा। हैरानी की बात ये थी कि उस पेड़ के पीछे किसी की दो अजीब सी आंखें नजर आ रही थी। उस आदमी के कदम खुद ब खुद अपनी जगह पर रुक से गए। वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ना चाहता था और ना ही दोबारा उस सुनसान रास्ते को पार करना चाहता था। वो आदमी ने खुद से डरते हुए कहा, वो दो चमकती आंखें किसकी हैं जो पेड़ के पीछे छुपी हुई है? कहीं कोई चुड़ैल ना निकल जाए, वरना मेरी मौत तो पक्की है। काफ़ी हिम्मत के बाद वो आदमी धीमे कदमों से उस पेड़ के करीब जाने लगा। कुछ ही पल में जैसे वो पेड़ के पास पहुंचा तो कोई औरत काफ़ी धीमे स्वर में रो रही थी। उस आदमी ने पेड़ के नीचे किसी को बैठा देखा और थोड़ा बड़बड़ाते हुए उस औरत से कहा, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इस वक्त? उस आदमी के सवाल पर औरत एक झटके में उस आदमी की तरफ पलटी। उस आदमी को औरत का चेहरा थोड़ा डरावना लग रहा था। उस औरत ने अपने गले में काफ़ी अजीब अजीब से सफ़ेद शीप की माला पहनी हुई थी और उसकी आंखों का काजल भी फैला हुआ था। वो औरत तुरंत रोते हुए आदमी से बोली, वो मेरे पति की लाश उधर कुएं के पास पड़ी है। मुझे वहाँ जाने में काफ़ी डर लग रहा है। क्या आप मेरे साथ चल सकते हो? औरत की बात पर उस आदमी ने तुरंत कहा, मैं चल तो लूँगा, पर वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकूँगा। घर पहुँचने में काफ़ी देर हो चुकी है मुझे। वो औरत कुछ नहीं बोली और उस आदमी को अपने पीछे पीछे लेकर जाने लगी। कुछ ही देर में दोनों पास के कुएं पर पहुँच गए। उस आदमी ने ज़मीन पर इधर उधर देखते हुए कहा, लाश कहाँ है? यहाँ पर कोई लाश दिखाई नहीं दे रही। उस आदमी ने जैसे औरत के चेहरे को देखा ही था, उतने में उस औरत के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभर आई। ये देखकर वो आदमी काफ़ी घबरा गया और अपने कदम पीछे हटाने लगा। तभी उस औरत का रूप देखते ही देखते भयानक होने लगा और उसने उस आदमी को सीधा कुएं में धक्का दे दिया। कुआं काफ़ी गहरा था, जिस कारण उस आदमी की उसी कुएं में मौत हो गई। इस पर वो औरत वहीं खड़ी होकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अगली सुबह गांव के अंदर कुएं की तरफ लोगों की भीड़ लगी थी। लोगों ने उस आदमी की लाश को कुएं से बाहर निकाल दिया था। सबके सामने उसी तरह उसकी लाश पड़ी थी और उस लाश के मुंह में कई सारे सफ़ेद शीप के मोती भरे हुए थे। गांव के लोगों के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। वहीं भीड़ में मौजूद सुजीत घोष
उसी लाश को एकटक देख रहा था। सुजीत को बिल्कुल नहीं मालूम था आखिर ऐसे किसी की मौत कैसे हो सकती थी। कई लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, पर सुजीत वहाँ से वापस घर आ गया। वैसे सुजीत की उम्र करीब 25 साल थी। गांव के अंदर सुजीत के परिवार में उसकी माँ रहती थी। खैर, कुछ दिन बाद आधी रात को सुजीत के कानों में किसी की फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी। सुजीत, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। तुम ही मेरा अगला शिकार हो। सुजीत तुरंत उठकर बैठ गया, पर उठने के बाद भी आवाज़ सुनाई देना नहीं रुकती। सुजीत ने घर की खिड़की से बाहर झाँका तो ये आवाज़ बाहर की तरफ एक पेड़ के पीछे से आ रही थी। सुजीत को तुरंत दो चमकती आंखें दिखी, जिसे देखकर सुजीत मानो मदहोश हो गया हो। वो दूसरे पल घर से बाहर निकल पड़ा, उसी पेड़ के पास पहुंचा, पर उसे वहां कोई नज़र नहीं आया। सुजीत खुद ही बिना किसी सोच विचार के आगे बढ़ते जा रहा था। सुजीत काफ़ी सुनसान और जंगल वाले इलाके में पहुंचने ही वाला था, तभी उसे एक जगह पुरानी सी हवेली दिखी, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खंडहर सी लग रही थी, जैसे कई सालों से वो बंद पड़ी हो। अचानक सुजीत की मदहोशी टूट गई। खुद को ऐसे वीरान जगह पर उसने पाया तो काफ़ी हैरान हो गया। सुजीत ने खुद से सवाल करते हुए कहा, आखिर मैं यहाँ कैसे आया? क्या मैं किसी सपने में हूँ? सुजीत इस बारे में कुछ ज़्यादा सोच पाता, उसे हवेली की खिड़की पर अंधेरे में एक लड़की का चेहरा दिखाई पड़ा। सुजीत ने पहले ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर उसे फिर से किसी का खूबसूरत सा चेहरा दिखाई पड़ा। सुजीत ने खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, जब कोई इस हवेली में आता जाता नहीं होगा तो ये लड़की अंदर कैसे गई? कहीं ऐसा तो नहीं ये यहाँ कैद हो? सुजीत ने उस लड़की से सवाल जवाब करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही पल में वो लड़की वहाँ से अंदर की तरफ चली गई। सुजीत कुछ देर सोचने के बाद तुरंत हवेली के अंदर घुस गया। बड़ी मुश्किल से हवेली के अंदर पहुँचने के बाद सुजीत ने हवेली में उस लड़की को खोजना शुरू किया। अंदर से हवेली काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही थी। सुजीत ने नीचे वाले फ्लोर पर अच्छी तरह खोजा, पर उसे कोई नज़र नहीं आया। धीरे धीरे सुजीत हवेली के ऊपर वाले फ्लोर की तरफ कदम बढ़ाने लगा। जैसे जैसे ऊपर की तरफ कदम बढ़ा रहा था, वैसे वैसे सुजीत को अजीब सा एहसास होने लगा था। जैसे ही सुजीत ने सीढ़ियाँ चढ़ी ही थी, अचानक से सुजीत के पैर के नीचे कुछ आ गया। ऊपर से हवेली में रोशनी ना होने के कारण सुजीत ने बड़ी मुश्किल से नीचे उस चीज़ को उठाकर देखा तो सुजीत की आंखें हैरानी से पूरी फैल गई। सुजीत के हाथों में शीप की मोती थी, जो अंधेरे में काफ़ी चमक रही थी। सुजीत ने घबराते हुए खुद से कहा, ठीक ऐसे ही शीप उस कुएं वाले लाश के मुंह में भी भरी हुई थी, पर ये यहाँ कैसे आए? लेकिन इससे पहले उसे उस लड़की को खोजना पड़ेगा, ऐसा उसने मन में सोचा। सुजीत ने ऊपर वाले फ्लोर पर भी खोजा, लेकिन वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था। यहाँ तक उसने हर कमरे में छानबीन की। सुजीत थक कर एक जगह खड़ा ही हुआ था। अचानक से पायल की छन छन की आवाज़ सुनाई देने लगी। सुजीत ने चौंकते हुए इधर उधर देखा। उतने में किसी ने सुजीत के पीठ पे हाथ रखा। सुजीत को नर्म नर्म हाथ अपने कंधे पर महसूस हुए। सुजीत को जैसे ही किसी के हाथों का स्पर्श मिला, वो और बुरी तरह से घबरा उठा। सुजीत तुरंत पीछे पलट कर देखने लगा। अंधेरे में वही लड़की खड़ी थी जो खिड़की से बाहर झांक रही थी। सुजीत ने तुरंत उससे सवाल करते हुए कहा, तो तुम कौन हो और इस खंडहर में क्या कर रही हो? सुजीत की बात पर उस लड़की ने हंसकर जवाब देते हुए कहा, ये मेरी ही हवेली है, बस थोड़ी सी खंडहर हो चुकी है, पर यहाँ रहना मेरी मजबूरी है। कैसी मजबूरी? सुजीत ने सवाल करते हुए कहा। इस पर उस लड़की ने पलट कर कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, बस जो है मेरे लिए वो हवेली ही है। सुजीत ने आगे कहा, अच्छा तो तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता क्या? मैंने गांव के लोगों से सुना है, गांव में किसी का भयानक साया है जो लोगों को मार रहा है। तभी उस लड़की ने डरावनी आवाज़ में कहा, सही सुना है, और मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। सुजीत डर के मारे पीछे हट गया। वो लड़की ज़ोर से हंसते हुए बोली, अरे
डरो ना, मैं मजाक कर रही थी। सुजीत को तब जाकर थोड़ी राहत मिली। अगले ही पल सुजीत ने कहा, यहाँ पर रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं है क्या? पता नहीं इतने अंधेरे में कैसे रह लेती हो। थोड़ी ही देर में उस लड़की ने मोमबत्तियों से कमरे में उजाला कर दिया। मोमबत्ती के उजाले में सुजीत को उसका चेहरा और भी सुंदर लग रहा था। धीरे धीरे उस लड़की के शरीर से आती खुशबू सुजीत को उसके करीब ला रही थी। देखते ही देखते दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे के काफ़ी करीब आने लगे। अचानक सुजीत की नज़र उसके हाथ में पहने शाका पोला पर पड़ी और गले में शीप की माला भी थी। सुजीत इस बारे में कुछ और सोच पाता कि एकाएक हल्की तेज़ हवा ने उस कमरे की मोमबत्ती बुझा दी और पूरा अंधेरा हो गया। दूसरे दिन जैसे सुजीत की नींद खुली तो इस वक्त अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। सुजीत तुरंत उठकर बैठ गया। अगले पल सुजीत खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, क्या ये सब मेरा सपना था? जो कल रात मैंने हवेली देखी वो भी सपने में थी क्या? सुजीत के दिमाग में कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। उतने में सुजीत की नज़र अपने हाथ पर पड़ी। वही शीप की मोती उसके हाथ के धागे में बंधी हुई थी। सुजीत और ज़्यादा हैरान हो गया। सुजीत ने आगे कहा, अगर ये सपना था तो शीप की मोती मेरे पास कहाँ से आई? जैसे तैसे करके सुजीत ने खुद को शांत किया और गर्म पानी से नहाकर अपने काम की तरफ चल पड़ा। वैसे सुजीत गांव के बाहर छोटा सा रोज़गार करता था, जिससे वो घर के लोगों का पेट भरता था। वही शाम के वक्त जब सुजीत घर की तरफ लौट रहा था, तभी उसे एक रास्ता थोड़ा जाना पहचाना लगा। सुजीत बिना किसी सोच विचार के उसी तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसे ये रास्ता कहीं तो जाना पहचाना लग रहा था। कुछ ही देर में वो उसी हवेली के पास पहुंच गया जो उसे रात में दिखी थी। वक्त अब तक 8 बजे का हो चुका था। अंधेरा भी पूरी तरह से छाया हुआ था। हवेली के अंदर हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी। सुजीत को लगा वही लड़की अंदर मौजूद होगी। वो जल्दी से हवेली के पिछले रास्ते से अंदर घुस गया। हल्की हल्की मोमबत्ती जल रही थी, जिनसे थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा था। सुजीत ने बिना आवाज़ लगाए ही ऊपर की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, एक कमरे में देखा तो एक लड़की लाल रंग के कपड़े में बिस्तर पर बैठी हुई थी। घूंघट के कारण उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। सुजीत ने एक कदम अंदर रखते हुए कहा, तुम वही हो ना जिससे मैं कल रात मिला था? सामने बेड पर बैठी लड़की ने पहले कोई जवाब नहीं दिया। फिर सुजीत कुछ और बोल पाता उससे पहले उसने अपना घूंघट हटा दिया। सुजीत की नज़र जैसे उस लड़की के चेहरे पर पड़ी, सुजीत के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। सामने बिस्तर पर लाल साड़ी में बैठी लड़की का चेहरा बेहद ही भयानक लग रहा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ और आधा सड़ा हुआ था, जिस कारण उसके चेहरे की हड्डी साफ दिख रही थी। सुजीत के सामने कोई प्रेतनी बैठी हुई थी। सुजीत ने तुरंत कांपते हुए कदम पीछे हटा लिए। वो लाल साड़ी वाली प्रेतनी खड़ी होकर सुजीत को घूरने लगी, जैसे वो सुजीत को मौत के घाट उतारना चाहती हो। सुजीत ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मुझे जाने दो, मैं यहाँ पर गलती से चला आया। वो प्रेतनी नहीं, शाक चुन्नी थी। उसके बाल हवा में लहराने लगे थे, साथ ही उसका चेहरा और भी विभत्स होने लगा था। सुजीत वहाँ से भागने लगा, पर हवेली के अंधेरे में उसका पैर किसी चीज़ से टकरा गया और वो सीधा मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़ा। सुजीत के बिल्कुल पीछे ही वो शाक चुन्नी भी खड़ी हुई थी। शाक चुन्नी ने सुजीत को मारने के लिए जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, उतने में सुजीत जैसे तैसे करके वहाँ से भाग निकला। बड़ी मुश्किल से सुजीत ने हवेली पार तो कर लिया, लेकिन शाक चुन्नी बुरी तरह से सुजीत का पीछा कर रही थी। लगातार सुजीत को अपने पीछे से शाका पोला की आवाज़ सुनाई दे रही थी। चाह कर भी सुजीत रुकने की बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकता था। भागते भागते वो सुनसान रास्तों से निकल पड़ा। कुछ देर के बाद सुजीत के कानों में आवाज़ें आनी बंद हो गई। भागने के कारण सुजीत काफ़ी थक चुका था। अगर 1 मिनट रुककर आराम नहीं करता तो उसकी सांसें चढ़ जाती। सुजीत ने हाँफते हुए खुद से कहा, शाक चुन्नी तो मुझे मारने के लिए पीछे पड़ चुकी थी। अब मुझे जल्दी घर जाना चाहिए, वरना वो मेरे सामने ना आ जाए।
कुछ देर के बाद सुजीत अपने घर पहुंच गया था। घर पर उसकी माँ ने सवाल करते हुए पूछा, क्या हुआ? इतना घबराया हुआ कहाँ से आ रहा है? माँ, वो मेरे पीछे शाक चुन्नी पड़ गई थी, बड़ी मुश्किल से बचकर आ रहा हूँ, सुजीत ने अपनी माँ से कहा। सुजीत की माँ हैरानी से बोली, क्या? शाक चुन्नी का साया पड़ा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ माँ? क्या नहीं हो सकता? सुजीत ने सवाल करते हुए तुरंत पूछा। इस पर सुजीत की माँ ने उसी लहजे में कहा, एक बार शाक चुन्नी जिसके पीछे पड़ जाती है उसे मारकर ही पीछा छोड़ती है। सुजीत ने तुरंत पलटकर कहा, इसका मतलब शाक चुन्नी मुझे मारकर ही मानेगी? पर मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। शाक चुन्नी कभी भी अपने शिकार का पीछा नहीं छोड़ती, वह अपने शिकार को मौत के घाट उतार कर ही रहती है। सुजीत की माँ सुजीत के सवाल पर कहने लगी। सुजीत ने कहा, तो अब क्या होगा माँ? सुजीत के बोलने के बाद घर के अंदर ही बाहर से किसी औरत की भयानक आवाज़ सुनाई देने लगी। इससे दोनों और भी ज़्यादा हैरान और परेशान हो गए। सुजीत की माँ बिना कुछ बोले ही तुरंत दौड़ते हुए अपने कमरे में गई और एक लाल रंग का धागा अंदर से ले आई। बेटा, ये धागा बांध ले जल्दी, इससे वो शाक चुन्नी कुछ नहीं कर पाएगी, सुजीत की माँ ने धागा देते हुए कहा। सुजीत ने जल्दी से धागे को हाथ की कलाई में लपेट लिया। अचानक से पूरे घर से हंसने की आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई। कुछ दिन के बाद एक रात सुजीत गहरी नींद में सोया ही था, तभी सुजीत ने सपने में देखा वो काफ़ी पुराने वक्त में पहुंच गया है। साल 1960 होगा या उससे पहले का। सुजीत के जैसे दिखने वाले आदमी की शादी तय हो चुकी थी। जल्दी ही उसकी शादी होने वाली थी। 1 महीने बाद सुजीत सुहागरात वाले दिन रात के 12 बजे अपने कमरे में गया। उसकी बीवी बिस्तर पर घूंघट में बैठी हुई थी। सुजीत उसे देखकर बड़े ही कातिल अंदाज में बोला, आज की रात आखिरकार हम दोनों का मिलन होगा। इतने में सुजीत ने उस लड़की का घूंघट उठाया। उस लड़की की शक्ल देखने में शाक चुन्नी जैसी थी, पर वो जिंदा थी। उस औरत ने हाथ में शाका पोला पहना था। उसकी बीवी एक बंगालन थी, जहाँ के रिवाज में शीप की माला और शाका पोला पहनकर शादी होती थी। तभी बिस्तर पर बैठी सुजीत की बीवी ने डरावनी आवाज़ में कहा, हाँ, आज के दिन कई सालों से इंतज़ार था, आज की रात का। सुजीत अपनी बीवी कविता की आवाज़ सुनकर एकदम से शॉक्ड हो गया, पर अगले पल उसने सवाल करके पूछा तो उसे कविता के जवाब को सुनकर उसकी आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल लगी। सुजीत को लगने लगा कहीं उसे कोई भ्रम तो नहीं हुआ ना। खैर, इस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो अपनी सुहागरात खराब नहीं करना चाहता था। जैसे सुजीत अपनी बीवी के करीब गया तो अचानक से कमरे की लाइट चली गई। वहाँ पूरा अंधेरा हो गया, लेकिन सुजीत ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही सुजीत ने अपनी बीवी कविता का घूंघट हटाया ही था, अचानक से कविता के चेहरे से सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी, जो सुजीत की बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर थी। सुजीत ने अपनी नाक बंद करते हुए कहा, ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ऊपर से लाइट के कारण अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। अचानक से सुजीत के कानों के पास शीप के मोतियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। सुजीत तुरंत हैरान होकर कविता से पूछ पड़ा, यह आवाज़ तुमने किया क्या? कविता ने भयानक आवाज़ में कहा, हाँ, ये मैंने किया है। सुजीत ने फटाक से हकलाते हुए बोला, लाल साड़ी वाली प्रेतनी? कविता ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, मैं कोई प्रेतनी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ। सुजीत को कविता के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। अगले पल सुजीत ने कविता को रस्सियों से लपेटकर बुरी तरह से बेड पर बांध दिया। सुजीत ने उसे लाल साड़ी वाली प्रेतनी समझकर उसी कमरे में कविता को जला दिया। कविता की चीख पूरे गांव में गूंज गई थी। सारे गांव के लोग सुजीत के घर के बाहर झुंड बनाकर खड़े थे। कोई भी जलती आग में कूदकर कविता को बचाने नहीं चाहता था। कविता ने दर्द के मारे चिल्लाते हुए कहा, तुमने सही नहीं किया, इसका बदला मैं लेकर रहूँगी। तुम्हारे साथ साथ गांव वालों को भी इसका परिणाम भोगना होगा। सारे गांव वाले
अवाक होकर चुपचाप खड़े थे। कविता ने आगे अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मुझे मारने के पीछे का कारण ये शीप की माला और शाका पोला है ना? तो गांव में जिस लड़की ने शीप की माला और शाका पोला लपेट कर शादी नहीं किया तो उसके पति की मौत सुहागरात पर ही हो जाएगी। इसके बाद कविता की लाश जलकर राख हो गई। वहीं गांव वालों के ऊपर शाक चुन्नी का प्रकोप आ चुका था, पर खतरे में सबसे ज़्यादा सुजीत था। प्रेजेंट में इस वक्त सुजीत अपने कमरे में सोया हुआ था। अचानक से रात के वक्त किसी की दस्तक हुई। सुजीत गहरी नींद में सोया था, पर तेज तेज दस्तक के कारण उसकी नींद खुल गई। सुजीत जल्दी से गेट के पास जाते हुए बोला, कौन है? इस वक्त आधी रात में? किसे आधी रात में काम आ गया? सुजीत यही सब बड़बड़ाते हुए गेट खोल रहा था। जैसे सुजीत ने गेट खोलकर देखा तो सामने लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी, जिसके हाथों में शाका पोला था। ये देखकर सुजीत के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। सामने खड़ी वो औरत अपना चेहरा सुजीत को दिखाकर ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रही थी। सुजीत की आंखों में खौफ साफ नज़र आने लगा। सुजीत ने जल्दी से घर का दरवाज़ा बंद कर दिया अंदर से और ज़ोर ज़ोर से लंबी लंबी सांसें लेकर बेचैनी कम करने लगा। कुछ पल सुजीत को थोड़ा चैन मिला ही था। घर के अंदर ही किसी ने सुजीत के कंधे पर हाथ रख दिया। सुजीत ने हकलाते हुए कहा, कौन हो? सुजीत के पीछे एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा कविता की तरह ही था। मरने के बाद उसका जला हुआ चेहरा बेहद ही बदसूरत और भयानक हो गया था। कविता ने शैतानी आवाज़ में कहा, तुम ऐसे ही बचकर जी नहीं सकते। मैंने तुम्हें कितना कहा था, मैं ज़िंदा इंसान हूँ, मुझे मत मारो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। सुजीत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझसे जो भी हुआ अनजाने में हुआ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे जाने दो। कविता ने कातिल मुस्कान के साथ कहा, जाने ही तो दे रही हूँ तुम्हें, वो भी इस दुनिया से, हमेशा के लिए। कविता के बाल तेज़ी से हवा में उड़ने लगे। अगले ही पल मरी हुई कविता ने सुजीत पर हमला किया और उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वहीं दूसरे दिन सुबह के वक्त लोगों के बीच हंगामा खड़ा हो चुका था। गांव में कई लोग एक घर के सामने खड़े होकर अजीब अजीब बातें कर रहे थे। उसमें से एक आदमी ने कहा, ये काम उस शाक चुन्नी के श्राप से हुआ है। उसका श्राप हम लोगों पर हावी होने लगा है। वो अब हम लोगों को बर्बाद कर देगी। गांव के एक घर के अंदर 2 इंसानों की लाश मिली थी, एक आदमी की और एक औरत की। आदमी की लाश को देखकर मालूम चल रहा था किसी ने उसके शरीर के खून को बुरी तरह से चूस लिया हो। पूरा शरीर सफ़ेद पड़ चुका था। वहीं पास में रखी औरत के शरीर पर कई सारे शीप के मोती थे। लोगों को साफ पता चल गया था शाक चुन्नी ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया था। वैसे उन दोनों की नई नई शादी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त सुजीत ज़मीन पर कल रात से ही बेहोश पड़ा हुआ था। सुजीत की माँ सुजीत को ज़मीन पर देखकर उसे उठाते हुए बोली, उठ बेटा, ज़मीन पर क्या कर रहा है? थोड़े ही पल में सुजीत को होश आने लगा। सुजीत की किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, तभी तो उसे शाक चुन्नी ने मौत के घाट नहीं उतारा। अब सुजीत और गांव के लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। जब जब किसी इंसान की शादी वाली रात होती थी, उसके अगले दिन उनकी लाश निकाली जाती थी। ये सब लोग शाका पोला के साथ लाश मिलती थी। शाक चुन्नी लोगों से क्रोधित थी। धीरे धीरे रोज़ रोज़ कई लोगों की मौत होने लगी। गांव वालों के बीच मौत का खेल ही शुरू हो गया था। रात के वक्त लोगों ने तो घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। सब लोग खौफ के साथ घर के 4 दीवारी में कैद रहने लगे। पर शाक चुन्नी का खौफ बिल्कुल कम नहीं हुआ। गांव के लोगों को जल्दी से कोई फैसला लेना था। सबने असम के सबसे ताकतवर तांत्रिक को बुलाया, जिसका नाम था कड़कनाथ तांत्रिक। असम में कई लोगों ने इस तांत्रिक के बारे में कई सारी खतरनाक कहानियाँ सुनी थी, जो चुटकियों में भूत प्रेत पिशाच सब भगाने की हिम्मत रखते थे। खैर, जैसे ही कड़कनाथ तांत्रिक ने गांव के अंदर कदम रखा था, उनको एहसास हो गया था कि यहाँ सबसे शक्तिशाली शाक चुन्नी रहती है। तांत्रिक को आया देखकर सुजीत भी उनके पास मिलने गया।
सुजीत ने कड़कनाथ से बात करते हुए कहा, असम के काली विद्या के तांत्रिकों में आप सबसे ऊपर आते हो। तांत्रिक ने सुजीत की बात को काटते हुए कहा, बालक, ये तो हमारा काम है, लोगों को ठीक करना। और रही बात, हम कोई छोटे मोटे तांत्रिक नहीं हैं, कई शक्ति सिद्ध की है हमने। अच्छा तो बाबा, फिर शाकचुन्नी का सामना करना आपके लिए काफ़ी आसान होगा ना? सुजीत ने कड़कनाथ से कहा। कड़कनाथ ने जवाब देते हुए कहा, शाकचुन्नी कोई आम चुड़ैल प्रेत नहीं है, ये काफ़ी खतरनाक स्तर की काली शक्ति होती है। वैसे शाकचुन्नी के बारे में क्या क्या जानते हो तुम? सुजीत ने अपना माथा खुजाते हुए कहा, यही कि वो कोई खतरनाक प्रेतनी है और लोगों को ख़त्म करने की शक्ति रखती है। गलत, शाकचुन्नी कोई भूतनी नहीं है, वो तो शाकिनी है, कड़कनाथ ने सुजीत को बताते हुए कहा। सुजीत शॉक्ड होते हुए बोला, क्या? शाकिनी? अभी शाकिनी क्या होती है? सुजीत के सवाल पर कड़कनाथ ने जवाब देते हुए कहा, माँ काली की 2 सेविका है जिन्हें डाकिनी और शाकिनी नाम से जानते हैं। ये काफ़ी उग्र होती हैं। दोनों डाकिनी शाकिनी माँ काली की प्रतिनिधित्व करती हैं। कड़कनाथ की बातों से सुजीत को मालूम चल चुका था आखिर शाकचुन्नी क्या होती है। शाकिनी को ही शाकचुन्नी कहते हैं। वैसे कड़कनाथ और सुजीत दोनों बातें करते हुए सुजीत के घर के पास पहुंच चुके थे। सुजीत कड़कनाथ को अपने घर बुलाते हुए बोला, बाबा अंदर आइए, थोड़ा सा भोजन और जल ग्रहण कर लीजिए। सुजीत की बातों पर कड़कनाथ ने सुजीत के घर के अंदर कदम रख दिया। कड़कनाथ के कदम रखते ही उन्हें काफ़ी अलग महसूस होने लगा, जैसे वहाँ इस वक्त भी कोई शक्ति सुजीत के घर में वास कर रही हो। खैर, कड़कनाथ ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सुजीत के साथ बातचीत करते हुए भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद सुजीत के दिमाग में कुछ सवाल थे जिन्हें पूछते हुए वो बोला, बाबा, आखिर आपके पास उतनी शक्ति है जिससे आप शाकचुन्नी को कैद कर पाओ? कड़कनाथ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, काफ़ी शक्ति है, और रही बात शाकचुन्नी की तो उसे मैं अपनी मुट्ठी में बांध लूँगा। लेकिन बाबा, मैंने सुना है शाकचुन्नी को हरा पाना या उसे अपने मकसद से रोक पाना काफ़ी कठिन काम होता है। फिर आप नहीं रोक पाए तो क्या होगा? सुजीत ने थोड़ा हैरानी से बोला। कड़कनाथ ने हंसकर कहा, भले ही शाकचुन्नी काफ़ी शक्तिशाली हो, पर ज़्यादा देर तक नहीं बच पाएगी। कड़कनाथ के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिख रही थी, जो उस शाकचुन्नी का आराम से सामना कर पाते ऐसा दर्शा रही थी। सुजीत भी काफ़ी उम्मीद के साथ कड़कनाथ को एकटक देख रहा था। अगर कड़कनाथ शाकचुन्नी को नहीं रोक पाए तो सुजीत की जान खतरे में आ जाएगी। आखिर क्या कड़कनाथ सुजीत के साथ साथ गांव वालों को शाकचुन्नी के श्राप से बचा पाएंगे, या शाकचुन्नी की शक्ति के आगे कड़कनाथ कहीं हार ना मान ले? इस सवाल का जवाब तो आपको इस कहानी के अगले पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक हमारे चैनल पे बने रहे। यहाँ तक आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ इस कहानी के अगले पार्ट के साथ बहुत जल्द। जय माँ काली।